So, Assalamu alaikum. Today my topic is about structure determination of alkalides. ठीक है, तो आज इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमने स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन होती है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लें। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करके मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं और मॉलिक्यूलर वेट से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। उसके बाद केमिकल एनालिसिस है और उसमें एलिमेंटल एनालिसिस ज़्यादातर होता है और इसमें ये होता है कि कौन सा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन किस तरह की प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, कार्बन कितनी है, अनसेचुरेशन है या नहीं। मतलब एलिमेंटल एनालिसिस में अनसेचुरेशन हम नहीं करते। एलिमेंटल एनालिसिस में हम एलिमेंट देखते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है, मेथॉक्सी प्रेजेंट है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए और वो हम कंबशन एनालिसिस से करते हैं। कंबशन एनालिसिस से हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो पता चलती है और फिर वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला सिंपल अल्कलाइड्स के लिए है। फिजिकल एनालिसिस करते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करते हैं, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो है वो डिग्रेडेशन स्टडी से हम कैलकुलेट करते हैं और सिंथेसिस मेथड हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एलिमेंटल एनालिसिस से और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से भी हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वहाँ से हम फार्मूला भी निकाल सकते हैं और एलिमेंटल एनालिसिस से हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट निकालते हैं। और नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड्स से भी हमें पता चलता है स्ट्रक्चर का। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर है ये वाला आपका स्ट्रक्चर है, कार्बन, हाइड्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें हमें नहीं पता कि हमारे पास जो है वो कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो अगर हम किसी और टेस्ट से हमें कार्बन नंबर पता चल जाता है, हमें हाइड्रोजन का नंबर पता चल जाता है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का नंबर किसी और टेस्ट से हमें पता चल जाता है, तो हम इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो A जो है कार्बन का नंबर है, B जो है वो हाइड्रोजन का है, C जो है वो नाइट्रोजन का नंबर है। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो इसका डबल बॉन्ड का नंबर होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है और फिर हम आगे चलेंगे। उसके बाद एक सेकंड, और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेक्सीन है और एक हेक्सेन है तो हेक्सीन में एक डबल बॉन्ड होता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। हम देख सकते हैं हेक्सीन में 12 हाइड्रोजन है और हेक्सेन में हमारी जो है वो 14 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो 2 हाइड्रोजन का जब डिफरेंस होगा तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करना है हमने। ठीक है, 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। हमने जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो जो भी हाइड्रोजन नंबर आ रहा होगा, जितना भी हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा होगा उसको हमने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, इसमें 12 हाइड्रोजन है, इसमें 14 हाइड्रोजन है, तो 2 को 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का नंबर क्या है, 1 यहाँ पे होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला है। इसी तरह अगर बेंजीन हम देखें तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है और हेक्सीन में हमारे पास 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन के नंबर का फ़र्क कितना है, 8 हाइड्रोजन के नंबर का फ़र्क है। तो 8 हाइड्रोजन को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आते हैं। तो 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होने का क्या मतलब है कि उसमें 3 तो डबल बॉन्ड होंगे और एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हम रिंग के लिए काउंट करेंगे। तो इस डिफरेंस के फार्मूले से भी हम डबल बॉन्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ सिंपलर कंपाउंड के लिए हम इसको कर सकते हैं। हम कम्प्लेक्स फार्मूलाज में ये बहुत ज़्यादा, जब कम्प्लेक्स फार्मूला होता है तो फिर इसको अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सिंपलर जो मेथड है ये वही मेथड है जो मैंने पीछे आपको बताया था, जो फार्मूला कि हम अगर किसी और मेथड से हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर का पता चल जाता है तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, इस फार्मूले के अंदर, तो इससे भी हम बॉन्ड इक्विवेलेंट्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें स्ट्रक्चर का कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है।
उसके बाद जी हमारा है फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस। तो फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास है हाइड्रोक्साइड हो सकता है हमारे पास, और हाइड्रोक्साइड फिनोलिक भी हो सकता है, अल्कोहलिक भी हो सकता है, मिथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, एसिटाइल ऑक्सी ग्रुप हो सकता है हमारे पास, बेंजाइल ऑक्सी ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, कार्बोक्सिलेट हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, और लैक्टोन रिंग्स भी हमारे पास हो सकती हैं। लैक्टोन रिंग्स जो होती हैं वो हमारे रिंग के अंदर कार्बोनाइल और ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ठीक है। रिंग के अंदर अगर ये दोनों ग्रुप हैं तो उसको हम लैक्टोन बोलेंगे। तो हमने ये सारे ग्रुप जो हैं वो बारी बारी डिस्कस करने हैं कि हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हमें प्रेजेंट है तो हम एनहाइड्राइड के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे, बेंजाइल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, बेंजाइल मिथाइल एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो तीनों केसेस में हमारा क्या होगा, हमारे पास बनेगा एस्टर बनेगा हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एस्टर बन रहा है, यहाँ पे भी एस्टर बन रहा है, और इस केस में भी हमारे पास एस्टर ही बन रहा है। तो इन केसेस में हमारे पास बनेगा एस्टर। तो एस्टर जब बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये सेम रिएक्शन जो है हमारा, अगर हमारे पास अमाइंस भी प्रेजेंट है, प्राइमरी अगर अमाइंस प्रेजेंट है तो वो भी एस्टर ही देगा। तो चाहे अमाइंस प्रेजेंट है चाहे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों केसेस में हमारा क्या होगा, एस्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर फ्रूटी एस्टर वाली स्मेल आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे एस्टर प्रेजेंट है। तो लेकिन अब हमें ये कंफर्म नहीं है कि इसमें OH ग्रुप है या NH2 ग्रुप है। तो OH ग्रुप के लिए एक और टेस्ट है, ये टेस्ट है ज़ीरन-विटन-वुल्फ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड। इसमें हम जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है हम जब यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास अल्कोहल का ग्रुप है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन ये वाली हाइड्रोजन भी हो सकती है, और हमारे पास अमाइन की हाइड्रोजन भी हो सकती है। तो एक्टिव हाइड्रोजन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाएगा और बना देगा मीथेन। तो जितने हमारे पास मीथेन बनेंगे हम बोलेंगे उतने ही हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन थे, क्योंकि मीथेन जो है वो CH3 ग्रुप एक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ग्रुप था, जिसने एक हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल की ली। तो अल्कोहल की एक हाइड्रोजन लेने के बाद उसने मीथेन बना दिया। अब जितने नंबर ऑफ मोल्स मीथेन बनेंगे तो हमें पता चलेगा उतने ही अल्कोहल के ग्रुप थे, क्योंकि उतनी ही एक्टिव हाइड्रोजन्स थी। एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो अल्कोहल की हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और अमाइन की भी हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होती है। तो हमें इस रिएक्शन से पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने OH ग्रुप हमारे अल्कलाइड में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर कितने हमारे पास NH ग्रुप जो हैं वो अल्कलाइड में प्रेजेंट है। अब OH ग्रुप जो है हमारा फिनोलिक है या फिर एलिफेटिक है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा। अगर तो फिनोलिक है तो वो सॉल्युबल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिप्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और आयरन क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड के साथ वो हमें कलरेशन देगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हमें ये पता चलाना है कि जो हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो उसके लिए हम डिहाइड्रेशन टेस्ट करेंगे। तो हर प्राइमरी की डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट और आएगी, डिहाइड्रेशन होता है वाटर का रिमूव होना। सेकेंडरी के लिए डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट थोड़ी डिफरेंट आएगी, टर्शरी के लिए भी थोड़ी डिफरेंट आएगी। तो डिफरेंट डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स जब आएंगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शरी है। इसके अलावा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को ऑक्सीडेशन से भी स्टडी कर सकते हैं। प्राइमरी मोस्टली जो होता है वो हमें जो है एल्डिहाइड देता है, और सेकेंडरी टर्शरी जो है कीटोन देता है ऑक्सीडेशन के बाद। तो ऑक्सीडेशन से भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पास OH ग्रुप जो है वो कौन सा है। तो ये तो हमारे पास हो गया OH ग्रुप। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अगर हमने देखना है तो सिंपल हम उसको अगर एक्वस सोडियम कार्बोनेट में या अमोनिया में वो अगर डिज़ोल्व हो जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और दूसरा अगर हम उसके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो एस्टर बना देता है, तो भी वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और इसको हम वॉल्यूमेट्रिकली भी फाइंड कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है एसिड बेस टाइट्रेशन जो है वो वॉल्यूमेट्रिकली फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। जब हम जो है ब्यूरेट में अगर हम बेस लेते हैं, नीचे हमारा एसिड होता है, तो जितना बेस हमारा ब्यूरेट से यूज़ होगा उतना ही बीकर में हमारा फ्लास्क में हमारा एसिड प्रेजेंट है,
ठीक है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में जिस तरह हम करते हैं, इसी तरह अल्कलाइड में अगर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखना है कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम बेस के साथ उसको टाइट्रेट करवा लेंगे। तो इस केस में बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस एज अ बेस यूज़ होगा और फिनोफ्थलीन एज अ इंडिकेटर यूज़ होगा। और ग्रेविमेट्रिकली सिल्वर साल्ट मेथड से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सिल्वर साल्ट मेथड में हम इसको वेट करते हैं। वेट अगर रिएक्शन है, आगे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें सिल्वर आयोडाइड बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्शन होता है, सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो फिर हम उसका वेट करते हैं। तो वेट करने से भी हमें पता चल जाता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितना प्रेजेंट है। वेट हम सिल्वर आयोडाइड को कर रहे हैं, लेकिन पता हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर अल्कलाइड में देखना है। उसके बाद ऑक्सो ग्रुप भी हमारा अल्कलाइड में प्रेजेंट हो सकता है। ऑक्सो ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो सॉरी, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स को हम बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। अब वो हो सकता है हमारे पास हाइड्रोक्सल अमाइन भी हो सकता है, वो हमारे पास हो सकता है सेमी कार्बाइजाइड भी हो सकता है हमारे पास। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है कार्बोनाइल का हम रिएक्शन करवाएंगे। कोई भी ऑक्सो स्ट्रक्चर होगा उसको हम कार्बोनाइल के साथ, कार्बोनाइल हम कीटोन ले सकते हैं। अगर कीटोन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे अल्कलाइड में ऑक्सो ग्रुप वाला कोई मटेरियल प्रेजेंट है। अगर ये जो है सॉरी, मैं आपको ये दिखा देती हूँ कौन कौन से ये ग्रुप हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है ऑक्सो ग्रुप, एक ये है हमारा हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये हमारे पास है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। इसके अलावा फिनाइल हाइड्रोजाइन भी हो सकता है और हाइड्राजीन भी हो सकता है। तो इसको जब हम कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है इस तरह की बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं एग्जाइम प्रोडक्ट और ये होती है सेमी कार्बाजोन। तो प्रोडक्ट किस तरह से बनती है, असल में ये बहुत आसान रिएक्शन है। ये वाला जो मटेरियल है, ये जो हमारे पास कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है और हमारे पास ऑक्सो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है H2O, वो वाटर में निकाल दें तो बाकी ग्रुप जो मर्ज हो जाएगा वो हमारी प्रोडक्ट होगी। इसमें से भी हम अगर कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और सेमी का कार्बाजाइड का हाइड्रोजन H2 ग्रुप निकाल दें तो बाकी ग्रुप मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बाकी ग्रुप जब मर्ज हो जाता है तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाती है। तो इन प्रोडक्ट को भी चेक करने के डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। तो इन प्रोडक्ट को चेक करना थोड़ा इजी होता है बजाय के मेन ऑक्सो ग्रुप को चेक करना, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला अगर कोई ग्रुप आ जाता है, ऑक्सो ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन भी तो आता है ना, तो उसको हम ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से, NMR और IR और UV टेक्निक से बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स देता है और कीटोन डिफरेंट देखता है। और इनकी जो पीक हैं, यूवी विजिबल में इनका जो बिहेवियर है, आईआर में जो इनकी पीक है, एनएमआर में जो इनकी पीक है, तीनों की बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके आ जाती है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट भी ये वाला शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो इसके अलावा जो है वो हम एल्डिहाइड और कीटोन का हम टेस्ट भी कर सकते हैं, टोलन टेस्ट कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। टोलन और फेलिंग टेस्ट जो है वो दोनों, कीटोन जो है ना टोलन टेस्ट देता है ना ही फेलिंग टेस्ट देता है, लेकिन जो हमारा एल्डिहाइड है वो फेलिंग टेस्ट भी देगा और हमारा टोलन टेस्ट भी देगा, बेंडिक टेस्ट भी पॉजिटिव देगा। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। टोलन टेस्ट में सिल्वर साल्ट यूज़ होता है और फेलिंग और बेंडिक टेस्ट में कॉपर के साल्ट यूज़ होते हैं। उसके बाद है मेथॉक्सी ग्रुप, जिसको हम जीसल डिटर्मिनेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो जीसल डिटर्मिनेशन मेथड में हम जो अल्कलाइड है हमारा, उसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हाइड्रोक्सल प्रोडक्ट बनेगी और साथ में हमारे पास मिथाइल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो मिथाइल आयोडाइड को जब हम फर्दर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, मैं आपको दिखा देती हूँ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम रिएक्टेड करवाएंगे तो सिल्वर आयोडाइड एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सेकेंड,
हमारे पास है ये वाला मिथॉक्सी ग्रुप है। मिथॉक्सी ग्रुप इस तरह का ग्रुप होता है, ऑक्सीजन होती है और मिथाइल ग्रुप होता है। अगर उसको हमने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास जो रिएक्शन, जितने हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप होंगे उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड भी यूज़ होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 मिथॉक्सी ग्रुप हैं तो 4 ही हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ हो रहे हैं। तो जितने हाइड्रोजन आयोडाइड, जितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हो रहे हैं, पहले तो हमें इससे ही पता चल जाएगा कि हमारे मिथॉक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मिथाइल आयोडाइड भी 4 ही हमारे पास बन रहे हैं। तो मिथाइल आयोडाइड से भी हमें पता चल जाएगा, पहले तो हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हो रहे हैं उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने मिथॉक्सी ग्रुप है। उसके बाद मिथाइल आयोडाइड जो मिला है वो भी 4 मोल ही मिला है, और उसको जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड टेस्ट आ जाए, सिल्वर आयोडाइड एज अ प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो सिल्वर आयोडाइड को जब हम वेट करेंगे ग्रेविमेट्रिकली तो हमें इनडायरेक्टली सिल्वर आयोडाइड को वेट करने से हमें इनडायरेक्टली असल में मिथाइल ग्रुप का पता चल रहा है, क्योंकि जितने सिल्वर आयोडाइड वेट करके आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ मोल्स, उतने ही हमारे पास मिथॉक्सी ग्रुप भी हैं। वो भी 4 मोल है, ये भी 4 मोल है। तो ये रिएक्शन जो है हमने पेपावेराइन का करवाया है, जो ये यहाँ आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया 4 मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड के यूज़ होंगे, क्योंकि 4 ही मिथॉक्सी ग्रुप है, 4 मोल्स ही मिथाइल आयोडाइड के बनेंगे। उसके बाद 4 मोल ही सिल्वर नाइट्रेट के यूज़ होंगे, और 4 मोल ही सिल्वर आयोडाइड एज अ प्रेसिपिटेट बाहर आएगा। उसको जब हम वेट करेंगे तो जो वेट सिल्वर आयोडाइड का होगा वही वेट हमारा, उतनी ही वेट में, उतनी ही अमाउंट में हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया, इस तरह हम अपने मिथॉक्सी ग्रुप को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम करेंगे, अगर हमने एस्टरमाइड को फाइंड करना है तो लैक्टोन ग्रुप जो है, एस्टरमाइड, लैक्टोन और लैक्टम ग्रुप, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ वो किस तरह के ग्रुप होते हैं। वो हमारे ग्रुप होते हैं, रिंग होती है, कोई भी रिंग हो सकती है, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर रिंग हो सकती है। उसके अंदर एस्टर ग्रुप लगा होता है, ठीक है। रिंग के अंदर ही एस्टर होगा, कार्बोनाइल होगा, साथ में ऑक्सीजन होगी रिंग के अंदर ही, और उसके साथ जो है वो अमाइड ग्रुप, NH2 ग्रुप अगर लगा होगा। अगर हमारा एस्टर के साथ NH ग्रुप लगा हो तो उसको हम अमाइड बोलते हैं, और अगर रिंग के अंदर एस्टर ग्रुप हो तो उसको हम लैक्टोन बोलते हैं। तो इसको स्टडी करने का मेथड क्या है? इसको स्टडी करने का मेथड ये है कि हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर एसिड इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलती है। साल्ट मिल रहा है हमें, जैसे आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा, सोडियम साल्ट, सोडियम का साल्ट मिल रहा है। और एसिड हाइड्रोलाइसिस होता है कि वाटर की प्रेजेंस, एसिड की प्रेजेंस में वाटर को इंट्रोड्यूस करवाना। तो अगर एस्टर है रिंग के अंदर, मैंने बोला एस्टर अगर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अल्कोहल मिल रहा है, और साथ में हमें मिल रहा है, एक सेकेंड, साथ में हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर हमने अपनी रिंग में एस्टर देखना है, अगर हमने अमाइड देखना है कि अमाइड प्रेजेंट है या नहीं, अमाइड होता है कार्बोनाइल के साथ NH2 ग्रुप, और लैक्टोन अगर देखना है लैक्टोन प्रेजेंट है या नहीं, तो इन सारे केसेस में हम उसको सिंपल एसिड की प्रेजेंस में उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, और प्रोडक्ट जो बन रही है वो कितनी सिंपल प्रोडक्ट है, एसिड मिल रहा है। और एसिड को तो हम आराम से टाइट्रेशन करके भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना एसिड मिल रहा है, ठीक है। तो जितना एसिड मिलेगा उतना ही एस्टर उसमें प्रेजेंट है इंटरेक्टली। और अगर हम उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, हीट करवा रहे हैं, तो हमें साल्ट मिलेगा, और साथ में हमें मिलेगा अमोनिया और अल्कोहल। और अल्कोहल और अमोनिया को चेक करना भी बहुत ईजी है। तो अगर हम अल्कोहल और अमोनिया को चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनडायरेक्टली कि हमारा अल्कलाइड में या तो अमाइड ग्रुप है, या एस्टर ग्रुप है, या फिर लैक्टोन ग्रुप है। उसी तरह मेथाइलिन डाइऑक्सी ग्रुप को अगर हमने स्टडी करना है, मेथाइलिन डाइऑक्सी ग्रुप का मतलब होता है 2 ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, तो उसको भी सिंपली ऊपर वाले मेथड की तरह एसिड की प्रेजेंस में जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट करवाना है। तो इसमें भी हमारी जो प्रोडक्ट मिल रही है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल रही है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमें बताएगा कि भाई इसमें जो है वो मिथाइलिन डाइऑक्सी ग्रुप भी हो सकता है। अब देखिए इन सब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये तीनों ही चाहे अमाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे मिथाइलिन डाइऑक्सी ग्रुप हो, अमाइड और एस्टर के केस में साल्ट तो मिल रहा है लेकिन साथ में अमोनिया और अल्कोहल भी मिल रहा है। तो अगर साल्ट के साथ अमोनिया मिल रहा है तो हम कहेंगे अमाइड ग्रुप है। अगर साल्ट के साथ अल्कोहल मिल रहा है तो हम बोलेंगे उसमें
जो है लैक्टोन ग्रुप है, ठीक है। और अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस की प्रेजेंस में अल्कोहल और हमें एसिड मिल रहा है तो हम बोलेंगे एस्टर ग्रुप है। और मिथाइलिन डाइऑक्सी के केस में हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करने से एसिड नहीं मिलेगा, साथ में हमें एसिड भी यूज़ करना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस में हम डिफरेंट रिएजेंट यूज़ करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट आ रही है, तो उससे हमें अल्कलाइड की पता चल जाएगा कि उसमें कौन से ग्रुप हो सकते हैं। अगर हमने एन मिथाइल ग्रुप का फाइंड करना है तो उसका सिंपल है कि अगर निकोटीन जो है वो एन मिथाइल ग्रुप होता है, आप निकोटीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो उसको अगर सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, निकोटीन का सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी मिथाइल अमाइन प्रोडक्ट मिलेगी। अब कितने नंबर ऑफ़ मिथाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं वो हमें नहीं पता, ठीक है। वो कुनीन में 4 मिथाइल ग्रुप 4 कार्बन नंबर वाला रिंग कार्बन नंबर वाला जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है कुनीन के केस में, और निकोटीन में केस में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, कितने मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, स्पेशली कितने मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ अटैच हैं, वो मैं हर्जिक-मायर टेस्ट से पता चलेगा। हर्जिक-मायर टेस्ट जो है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ नाइट्रोजन कि नाइट्रोजन जो है रिंग के अंदर है या रिंग के बाहर है, किस तरह की नेचर है उसकी। अगर रिंग के अंदर है बाहर है पहले तो ये देखना है, फिर देखना है प्राइमरी या सेकेंडरी है या टर्शरी है, ठीक है। तो फिर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, तो उसमें हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, मिथाइल आयोडाइड से, नाइट्रस एसिड से, तो फिर हमें नेचर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो पता चल जाएगी। तो इस केस में जो नाइट्रोजन है, जब नाइट्रोजन प्राइमरी होगी तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक, क्योंकि हम रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। अगर नाइट्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी है तो उसके साथ 1 हाइड्रोजन होगी, और अगर टर्शरी है तो उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। तो आप देख भी सकते हैं, तो ये भी मेथड होता है चेक करने का। अब हम इन तीनों के साथ जो है टेस्ट चेक कर लेते हैं कि इनके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, मिथाइल आयोडाइड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन के बाद नाइट्रोजन की नेचर का हमें कैसे पता चलता है। तो ये देखिए, सबसे पहले तो अगर 1 हाइड्रोजन हो तो मैंने आपको बोला कि वो कौन सी नाइट्रोजन होती है, वो सेकेंडरी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। उसको अगर मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया है तो मिथाइल ग्रुप ने नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गई और उसमें जो प्रोडक्ट निकली है वो हाइड्रोजन आयोडाइड निकली है। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड निकल रही है और हमें मिथाइल आयोडाइड कितने नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहा है, इससे भी हमें नाइट्रोजन की नेचर का पता चल जाता है। इस केस में सिर्फ 1 मिथाइल आयोडाइड यूज़ होगा क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन इस रिप्लेसेबल है, ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन होती तो 2 मिथाइल आयोडाइड यूज़ होते। 2 हाइड्रोजन किस केस में होंगी नाइट्रोजन के साथ, प्राइमरी के केस में। तो अगर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो 2 मिथाइल आयोडाइड यूज़ होंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो भी और तरह की बनेगी। तो मिथाइल आयोडाइड कितने यूज़ हो रहे हैं इससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे नेचर ऑफ नाइट्रोजन क्या है। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखें बच्चों, इसमें 1 मिथाइल आयोडाइड है और इसमें हाइड्रोजन भी एक ही है, क्योंकि हाइड्रोजन ने आयोडाइड के साथ रिप्लेस हो जाना है और उसकी जगह मिथाइल ने लग जाना है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 1 मिथाइल आयोडाइड जो है वो यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होती तो 2 मिथाइल आयोडाइड यूज़ होते और 2 मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जाके लग जाते। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हो रहे हैं उससे भी हमें पता चलेगा हमारी प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ये जो टेस्ट है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके प्राइमरी या सेकेंडरी का ही पता चलाया जा सकता है, क्योंकि टर्शरी के केस में बिल्कुल डिफरेंट केस है। टर्शरी के केस में जब हम मिथाइल आयोडाइड यूज़ करेंगे तो हमारे पास साल्ट बन जाएगा। तो साल्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन सी नाइट्रोजन है, टर्शरी नाइट्रोजन है, क्वाटरनरी साल्ट बनेगा हमारे पास। सेकेंडरी और प्राइमरी के केस में साल्ट नहीं बनेगा। उस केस में हमने नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं कि मिथाइल आयोडाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हो रहे हैं। अगर हमारे पास, ठीक है, तो फिर और लेकिन टर्शरी के केस में हमारे पास क्वाटरनरी साल्ट बनेगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ कौन सा हमारे पास नाइट्रोजन है। ऑफ कोर्स टर्शरी नाइट्रोजन है। तो ये देखें, यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ठीक है। इसमें देखें हमारे पास एक है मिथाइल आयोडाइड, पहला जो है जब फर्स्ट डिग्री जहाँ पे मैंने लिखा है उसका मतलब ये है कि प्राइमरी मिथाइल
प्राइमरी जो हमारा नाइट्रोजन है, सॉरी प्राइमरी नाइट्रोजन है, तो उस केस में दो मोल्स यूज़ हो रहे हैं क्योंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। जब मेरे पास सेकेंडरी है जिसमें 1 हाइड्रोजन है तो 1 ही मोल यूज़ हो रहा है, और जब मेरे पास टर्शरी है तो मेरे पास के केस में मेरे पास क्वाटरनरी साल्ट बनेगा। अब जो है वो मेरे पास मैंने डिग्रेडेशन करनी है, डिग्रेडेशन ऑफ अल्कलाइड, तो उससे मुझे पता चलेगा कि डिग्रेडेशन में क्या होता है कि हम जो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है अल्कलाइड का, अगर वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है तो हम उसको तोड़ेंगे, उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, और फ्रैगमेंट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद जो फ्रैगमेंट्स होंगे उनको डिटेक्ट करना, उनके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना ईजी है रिएक्टेंट की निस्बत, ठीक है। तो फिर हम जब फ्रैगमेंट्स को डिटरमाइन कर लेंगे उनका स्ट्रक्चर, तो हमें इनडायरेक्टली हमें फ्रैगमेंट को जोड़ के हम अल्कलाइड का जो मेन स्ट्रक्चर है वो हम बना सकते हैं या फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इन डिग्रेडेशन मेथड में हमारे पास हूफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड है, एमडी डिग्रेडेशन मेथड है, रिडक्टिव डिग्रेडेशन मेथड है, जिंक डिस्टिलेशन मेथड है, अल्कली फ्यूजन मेथड है, ऑक्सीडेशन मेथड है, और डिहाइड्रेशन डिग्रेडेशन मेथड में हमारे पास जो है, हाँ ये सारे ही मेथड इसमें आएंगे जिसको हम डिफरेंट जो है फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन मेथड है वो हर दफ़ा जो है वो डिग्रेड नहीं करेंगे अल्कलाइड को, कभी तो सिर्फ उसमें प्रोडक्ट आएगी, कभी डिग्रेड करते हैं कभी नहीं भी करते, ठीक है। लेकिन जो मेजर डिग्रेडेशन मेथड है वो पहले 3 मेथड हैं। हूफमैन डिग्रेडेशन मेथड क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है वो प्राइमरी हाइड्रोजन होना, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा हाइड्रोजन का क्या मतलब है, हमारे पास ये नाइट्रोजन है, पहली कार्बन वो है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, ये दूसरी कार्बन है रिंग के अंदर, वो कार्बन जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है वो छोड़ के जो उससे आगे वाली कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, ये वाली अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है। अगर ये कंडीशन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम हूफमैन डिग्रेडेशन करेंगे, और उसमें हम क्या करते हैं 3 अल्काइल ग्रुप जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, और फिर नाइट्रोजन जो है इन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ, इसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल अमाइन ग्रुप, एलिमिनेट हो जाता है। क्यों हम 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ इसलिए लगाते हैं क्योंकि फिर वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा। तो हम रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप के साथ एलिमिनेट करवा देते हैं, फिर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो डबल बॉन्ड की प्रोडक्ट होती है, 2 डबल बॉन्ड उसमें हो सकते हैं, एक भी होता है 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट होगी उस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना इजी होता है, बजाय कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जिसमें नाइट्रोजन भी है, डबल बॉन्ड्स भी हैं, तो हम ओलिफिन को डिटेक्ट करना इजी होगा डिग्रेडेशन के बाद। और ये रिएक्शन तभी होगा जब हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मैं आपको रिएक्शन भी दिखा देती हूँ, आई होप ये आपको नज़र आ रहा हो। तो यहाँ आप देखिए ज़रा, यहाँ आपके पास ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है सॉरी ये पता नहीं थोड़ा ना इसकी प्रॉब्लम आ रही है, चलो मैं दोबारा करती हूँ। ये आपके पास ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप 3 लगे हुए हैं, ठीक है, कभी लगे होते हैं कभी हम उसको लगाएंगे, नेक्स्ट रिएक्शन में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ये आपके पास वो कार्बन है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है,
और ये आपके पास वो कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन होगा, हीट होगी, तो ये डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट आपके पास बन रही है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रिंग है, डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट बनेगी और एन ट्राईमिथाइल जो ग्रुप है वो एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये जो एन ट्राईमिथाइल ग्रुप है ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। ये जो रिएक्शन होगा उसकी स्कीम जो है वो ये वाली स्कीम है। इसमें ऊपर से बेस आएगी, ठीक है, वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। किस वाली हाइड्रोजन को? अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप ये वाला निकल जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा ये डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर आपके पास बना है ये भी ऐसे ही बना है और ये लिविंग ग्रुप निकल गया है। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास ट्राई मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं लगे हुए, तो ऊपर वाले केस में हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, तो हम पहले तो इसको मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मिथाइल आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप लग गए हैं नाइट्रोजन पे। अब हम इसको सोडियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो हमारे पास आयोडाइड भी निकला हुआ है। आयोडाइड कहाँ से निकला है? हमारे पास ये मिथाइल आयोडाइड का आयोडाइड निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो आयोडाइड ग्रुप है ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाले सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा और एज अ सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा और हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो हम सिल्वर आयोडाइड को भी ग्रेविमेट्रिकली स्टडी कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिकली जब अगर हमने क्वांटिटेटिव टेस्ट करना है तो सिल्वर आयोडाइड का जब हम वेट करेंगे तो हमें इनडायरेक्टली जो है वो पता चलेगा कि हमारे पास जो हैं वो कितने मिथाइल आयोडाइड ग्रुप यूज़ हुए हैं। जैसे मैंने पीछे भी आपको करवाया, तो जितने सिल्वर आयोडाइड बने हैं दिस मीन उतने ही मिथाइल आयोडाइड ग्रुप जो हैं वो यूज़ हुए हैं। ठीक है, उतने ही ग्रुप मिथाइल के नाइट्रोजन पे अटैच हुए हैं। तो मिथाइल आयोडाइड के ग्रुप कितने यूज़ हो रहे हैं वो हमें ये बताएगा कि हमारा नाइट्रोजन प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी है, जैसे मैंने आपको पीछे भी करवाया। तो अगर एक मोल यूज़ हो रहा है मिथाइल आयोडाइड का तो दिस मीन हमारा जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है, और अगर 2 यूज़ हो रहे हैं तो दिस मीन हमारा नाइट्रोजन जो है वो अगर 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो प्राइमरी है, और अगर 1 मोल यूज़ हो रहा है तो हमारा नाइट्रोजन जो है सेकेंडरी है, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या केस होगा कि चलो यहाँ तक तो हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने करना है, ये कहाँ से आ गया, उसके बाद हमने सेम जब यहाँ ये वाला रिएक्शन हमारे पास हो गया है तो हमने सेम वही वाला मेथड दोबारा यूज़ करना है। कौन से वाला मेथड? जब ये वाला हमारे पास ग्रुप आ गया है तो सेम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। हम क्या करेंगे, हम वहाँ से जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड बना देगा और जो एन डाई मिथाइल है यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को स्टडी करना हमारे पास इजी होता है बजाय इसके कि हम सिंगल बॉन्ड वाले को नाइट्रोजन वाले को या इस तरह वाले को हम स्टडी करें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब इसको हम आगे से भी कर सकते हैं। देखिए एक डबल बॉन्ड हमारे पास बना है, इसको दोबारा मिथाइल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा और ऊपर से हमारा लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा। तो इस केस में इसको हम बोलते हैं होफमैन एग्जॉस्टिव डिग्रेडेशन मेथड। अब अगर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो तब हमने क्या करना है, फिर हमने एमडी डिग्रेडेशन मेथड करना है। एमडी डिग्रेडेशन में हमारे पास बीटा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल स्टेप जो इसमें होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो रिडक्टिव क्लीवेज है, लास्ट स्टेप में हमारे पास रिडक्टिव क्लीवेज होती है क्वाटरनी अमोनियम साल्ट की विद सोडियम अमालगम और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन से भी हो सकती है। कोई भी इन दोनों में से मेथड कर लें, या कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कर लें या फिर रिडक्टिव क्लीवेज कर लें क्वाटरनी अमोनियम साल्ट की। ठीक है, और फाइनल स्टेप इसमें ये होगा एमडी डिग्रेडेशन में। ये क्या स्टेप है मैं आगे दिखा देती हूँ। और अगर होफमैन डिग्रेडेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अल्कलाइड तो उसको एमडी डिग्रेडेशन करवा लें। तो इसमें ये वाला मेथड होता है,
ये देखें हमारे पास जो है सबसे पहले तो हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, बीटा हाइड्रोजन जो नहीं है। आई थिंक मैं बार बार अल्फ़ा बोल रही थी, बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है इसमें। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है इस केस में, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वो वाली कार्बन है जिसके साथ नाइट्रोजन अटैच है, इसको छोड़ के ये वाली कार्बन, तो ये वाली कार्बन को जब हम देखें तो इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं लगी हुई, तो इस केस में हम हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। किसकी? नाइट्रोजन की हाइड्रोजनेशन करवाई, फिर हमने मिथाइल आयोडाइड को इसके साथ रिएक्ट करवाया। 2 मिथाइल आयोडाइड यूज़ होंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम जब ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर इस केस में ये होफमैन डिग्रेडेशन को रिस्पॉन्स करेगा। इस केस में हम होफमैन डिग्रेडेशन करवाएंगे, तो डिग्रेडेशन वाली ही प्रोडक्ट बन रही है, होफमैन डिग्रेडेशन वाली प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास लीविंग ग्रुप प्रिपेयर हो गया। ये कैसे बना डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इस तरह से बना कि ये जो हमारी कार्बन है ना, उसने अपना हाइड्रोजन जो है वो इस वाले बॉन्ड को दिया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया और उसने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन को दे दिए। तो ये इसलिए यहाँ पे बॉन्ड हमारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। 3 मोल्स क्यों यूज़ हो रहे हैं? क्योंकि 2 मोल्स ऊपर यूज़ हो रहे हैं, 1 मोल यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसको ट्राई अल्काइल अमाइन हमने बनाना है, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हो ना नाइट्रोजन पे, तो वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो अब जो ये लास्ट स्टेप है ना, वो ये वाला जो मैं डिस्कस कर रही थी कि हम इसकी क्या करवाएंगे, क्लीवेज करवाएंगे। सोडियम की प्रेजेंस में मरकरी सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में इसकी हम कैटालिटिक क्लीवेज करवाएंगे। अगर वो नहीं करवा सकते तो हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और इसमें एक तो डबल बॉन्ड है और एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, और ये जो नाइट्रोजन है 3 अल्काइल ग्रुप के साथ ये लीव कर जाएगा। तो ये होती है हमारी एमडी डिग्रेडेशन। उसके बाद है जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मेथड में क्या होता है कि हमारा जो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, या फिर अगर उसमें जो है वो कुनीन जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। उसमें नाइट्रोजन होता है, यहाँ रिंग होती है, और यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा होता है। इस तरह का कुनीन स्ट्रक्चर होता है। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये नाइट्रोजन की जगह कार्बन आ जाएगा सबसे पहले, और दूसरा डबल बॉन्ड आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हुई है। तो इस केस में ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको स्टडी करना इजी होता है बजाय इस प्रोडक्ट के। इस प्रोडक्ट को स्टडी करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि इस प्रोडक्ट को ये जो डबल बॉन्ड वाले प्रोडक्ट होते हैं, इसको तो हम ब्रोमिनेशन से भी स्टडी कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन हमें बताता है कि कितनी अनसैचुरेशन है इसमें, और जितने हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहे हैं ना, जितने रिमूव होंगे हमें उतना ही पता है। 6 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, तो दिस मीन हमारे पास हम इनडायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो था वो ये वाला स्ट्रक्चर था। हमारे पास मेन स्ट्रक्चर जो था वो ये वाला स्ट्रक्चर था। 6 हाइड्रोजन रिमूव होने से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। तो इससे भी हमें पता चल जाता है जिंक डस्ट से। ये हमें सिंपल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करके देती है, और इससे हमें कार्बन फ्रेमवर्क का पता चलता है कि अल्कलाइड में कार्बन जो है उसका फ्रेमवर्क क्या है, वो साइक्लिक है या फिर क्या सिस्टम है, उसमें हाइड्रोजन कितने हैं। जिंक डस्ट जो है वो डिहाइड्रोजनेशन भी हम इसमें करते हैं। हमने देखा ये डिहाइड्रोजनेशन ही हुई है, डबल बॉन्ड जो 3 आ रहे हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होती है। अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो सकती है और हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकती है। तो जिंक डस्ट मेथड भी स्मॉल डिग्रेडेशन मेथड की तरह ही काम करता है, और उसको सिंपल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करता है हमारे अल्कलाइड को, और सिंपल फ्रेगमेंट्स को स्टडी करना ईजी होता है। अल्कली फ्यूजन भी इसी तरह काम करता है। ये बहुत अच्छा मेथड है। इसमें हम इस अल्कली के साथ अल्कलाइड को जब फ्यूज़ कर देंगे तो ये भी सिंपल फ्रेगमेंट्स देगा। ऐसे फ्रेगमेंट्स जिनको स्टडी करना ईजी है, जैसा पेपाविराइन है, तो उसको अगर हम अल्कली के साथ फ्यूज़ करेंगे तो वो हमें आइसोक्विनोलिन देगा। आइसोक्विनोलिन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा प्रोडक्ट। तो आइसोक्विनोलिन को स्टडी करना ईजी होता है। ठीक है, तो इस आइसोक्विनोलिन जब वो प्रोडक्ट देगा तो हमें कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हमारा जो
न्यूक्लियस था, हमारा जो पेपाविराइन था, जो भी अल्कलाइड था उसमें आइसोक्विनोलिन जो एज अ न्यूक्लियस एज अ मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, इसीलिए हमें उसका डेरिवेटिव आगे से मिला है। ठीक है, आइसोक्विनोलिन का डेरिवेटिव जो है हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। तो प्रोडक्ट को स्टडी करके हम मेन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कलाइड को स्टडी कर रहे हैं। असल में हमें वो पता चल रहा है कि उसमें मेन स्ट्रक्चर क्या था। ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन से हमें पता चलता है कि हमारा जो है वो अल्कलाइड किस तरह का है। जिस तरह के ऑक्सीडेशन की प्रोडक्ट आएंगी उसी से हमें अल्कलाइड के मेन स्ट्रक्चर का पता चलेगा। प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट को स्टडी करके हम अल्कलाइड को स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम हर तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, माइल्ड भी यूज़ करेंगे, मॉडरेट भी यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग भी यूज़ करेंगे। तो हर तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स आएंगी। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन इन एथेनॉलिक सोल्यूशन, अल्कलाइन पोटाशियम फेरोसाइनाइड। और मॉडरेट जो हैं वो हैं एसिड और अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, क्रोमीन ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक एसिड। ठीक है, ये मॉडरेट नहीं होते, ये वैसे ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। ये पोटाशियम क्रोमेट वाला स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये जब हम यूज़ करेंगे तो हमें अल्कलाइड का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। डिहाइड्रोजनेशन से बहुत अच्छे से हमें पता चलता है कि जितने हाइड्रोजन, जैसे मैंने पीछे जिंक डस्ट मेथड में भी बताया, उसमें भी डिहाइड्रोजनेशन हो रही थी, तो असल में हमें पता चल रहा था कि एक्चुअल हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं। तो उसको हम सल्फ़र, सेलेनियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जब करवाते हैं तो हमें सिंपल और इजीली रिकग्नाइजेबल प्रोडक्ट मिलती है, और उससे हम अल्कलाइड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जो है, हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं जो कि हम अनसैचुरेशन बताती है या फिर एरोमेटिक रिंग के बारे में बताती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं जो कि प्रोटॉन के बारे में बताती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और फ्रेगमेंट्स देती है, हमें मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताती है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री बताती है। एक्सरे से तो हमें अक्सर स्ट्रक्चर ही मिल जाता है पूरे का पूरा। ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन मेथड से हमें पता चलता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है हमारा अल्कलाइड। और कंफर्मेशन एनालिसिस से हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चलती है अपने अल्कलाइड की। तो ये हैं फिजिकल मेथड्स जो कि हमें अल्कलाइड में यूज़ होते हैं। सिंथेसिस मेथड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं वो सारे टेंटेटिव हैं। हमें कंफर्म नहीं है कि हमने जो टेस्ट किए हैं उससे जो हम अल्कलाइड का स्ट्रक्चर वो निकाला है वो ठीक है या नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए कि वो हमारा ठीक है या नहीं, हम क्या करेंगे कि कोई इसकी रैंडम सिंथेसिस करेंगे। हमारे पास एक मॉडल आ चुका है कि ये इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। अब वो स्ट्रक्चर जो है वो बना के देखेंगे कि वाकई में बनाने के बाद जो है वो जो हमें स्ट्रक्चर लग रहा है वो हम सिंथेसाइज़ करेंगे किसी मेथड से। ठीक है, उसको बनाएंगे, फिर उसके ऊपर टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो फिर हमें स्ट्रक्चर जो है वो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है वो वही स्ट्रक्चर है जो हमने प्रिडिक्ट किया था डिफरेंट एनालिसिस से। इन शॉर्ट वर्ड्स, डिफरेंट एनालिसिस से जो स्ट्रक्चर हमने प्रेडिक्ट किया था वही स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे, उसका कोई सिंथेसिस स्कीम बनाएंगे। तो अगर वो बन जाता है तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वही है। ठीक है, तो ये था मेरा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट बॉक्स बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।